वन सुप्रभात, नमस्कार सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग अशोक, गुड मॉर्निंग राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। बाकी लोग भी जल्दी से जुड़े तो उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं। ओके, केमिस्ट्री। गुड मॉर्निंग मुस्कान, रामजनम गुड मॉर्निंग, सरस्वती गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोमनाथ। गुड मॉर्निंग राहुल। चले सो शुरू करें। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने जो बताया आपको कि जब भी हम पदार्थों की बात करते हैं, द्रव्यों की बात करते हैं, तो द्रव्य को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं। कल हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट बनाया था। उस फ्लो चार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि जो द्रव्य हो सकते हैं वो जो है वो दो प्रकार से बांटे जा सकते हैं, और उनमें जो है वो हम जिन रूपों में उनको बांट सकते हैं वो रूप जो हैं मुख्य रूप से तत्व के रूप में, यौगिक के रूप में, है ना, मिश्रण के रूप में, इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोगों ने किया था उनको। मिश्रण में भी हमने ये बताया था आपको कि समांगी और असमांगी या विषमांगी मिश्रण के रूप में जो है वो रहेंगे। और जब शुद्ध द्रव्यों की बात की थी, शुद्ध पदार्थों की बात की थी, तो वहां आपको बताया था कि ये तत्व के रूप में हो सकते हैं या यौगिक के रूप में हो सकते हैं। तत्व है तब तो ठीक है, यौगिक है तो फिर से आगे बढ़ जाएंगे कि यौगिक किस रूप में दिखाई दे रहे हैं। तत्व है तो वो धातु, अधातु और उपधातु के रूप में दिखाई देंगे। जबकि यौगिक है, अगर अगर ये यौगिक है तो यौगिक के रूप में भी दो तरीके से आप वर्गीकरण कर सकते हैं। एक कार्बनिक के रूप में कर सकते हैं और दूसरा अकार्बनिक के रूप में कर सकते हैं। इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करके बताया था। अब आइए, आज हम इनमें से एक एक की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो हमारे पास शुद्ध पदार्थ है या शुद्ध मटेरियल्स है, मैटर है ना,
उनके बारे में या प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंसेस के अंतर्गत, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहां पर हम किसकी बात कर सकते हैं? यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व की। तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है? तो आप टॉपिक डाल लें एलिमेंट, टॉपिक डाल लें एलिमेंट, और यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले एलिमेंट कहेंगे किसे? लिखें तत्व। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ओके ओके करिश्मा जी, मैं समझ सकता हूं, दिक्कत थी उन दिनों। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आज से आप क्लास लीजिए, बाकी की जो वीडियोस है वो पीछे आपको मिल ही जाएंगी, तो वहां पर आप उन वीडियोस के जरिए बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर प्रश्न कर सकते हैं। अब तो आपके पास जरिया है प्रश्न करने के लिए, है ना? ग्रुप में आप प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर आपको दे दूंगा मैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। लिखे तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब तत्व के लिए आपको याद रखना है कि तत्व जो होता है वो मुख्य रूप से मूल पदार्थ है। तत्व क्या है? तत्व हमेशा एक मूल पदार्थ है, और मूल पदार्थ के रूप में क्या है? जिसे उसके घटक कणों में, जिसे उसके घटक कणों में या और सरल रूप में या और सरल पदार्थ में तोड़ा नहीं जा सकता या बांटा नहीं जा सकता। ठीक है, ये हो गया तत्व की परिभाषा। अब इसमें आप कुछ भी नाम ले लें, आप ऑक्सीजन की बात कर ले, आप नाइट्रोजन की बात कर ले, आप आयरन की बात कर ले, आप सल्फर की बात कर ले, आप कॉपर की बात कर ले, आप जिंक की बात कर ले, आप हीलियम की बात कर ले, नियॉन की बात कर ले, आप सोडियम की बात कर ले, ये जितने नाम मैं बोलता चला जा रहा हूं, ये सारे के सारे नाम जो हैं वो तत्वों के नाम हैं। और इन सभी तत्वों को आप जिस रूप में पाते हैं उस रूप से आप सरल रूप में नहीं तोड़ सकते। यानी किसी भी तत्व को आप पदार्थ का एक तरीके का मूल रूप कह सकते हैं, है ना? किसी भी तत्व को आप पदार्थ का एक मूल रूप कह सकते हैं। ये चीज वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, अब तत्व के 3 रूप हम लोगों ने देखे थे, है ना? तत्व के 3 रूप है, तो कौन कौन से हैं? तत्व के जो प्रकार हमने देखे थे वो प्रकार 3 थे। कौन कौन से? एक तो कहा था धातु, मेटल, है ना? एक कहा था मेटल, दूसरा कहा था अधातु यानी कि नॉन मेटल। एक मेटल हो गया, दूसरा नॉन मेटल हो गया, और तीसरे को बोलते हैं उपधातु। ये बताया था आपको, इसको कहेंगे मेटलॉइड। मेटलॉइड, ठीक है?
मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड, इस तरीके से 3 पार्ट में आप डिवाइड करके देख सकते हैं, या 3 टाइप्स में डिवाइड करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम धातु के बारे में बात करेंगे कि धातु किस प्रकार का पदार्थ है या धातु किस प्रकार का तत्व है। तो धातु के विषय में लिखें, किसी भी पदार्थ को धातु कहने के लिए उसमें, किसी भी पदार्थ को धातु कहने के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। किसी भी तत्व को धातु कहने के लिए या किसी भी पदार्थ को धातु कहने के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषताएं या गुणधर्म होने चाहिए। उसमें निम्नलिखित विशेषताएं या गुणधर्म होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहला गुणधर्म जो यहां पर लिखेंगे आप, वो है कि पहला लिखेंगे धातु चमकीली होती है। जितने भी धातु हैं ये चमकीले होते हैं, सॉरी चमकीले लिखना चाहिए। धातु चमकीले होते हैं। दूसरा, ये विद्युत एवं ताप के विद्युत एवं ताप के सुचालक होते हैं। ये विद्युत एवं ताप के सुचालक होते हैं। ये तन्य होते हैं। तन्य को आप लिखेंगे डक्टाइल। ये तन्य होते हैं, अर्थात इन्हें तार के रूप में, सॉरी ऐसे लिखे, अर्थात इन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये आघातवर्ध्य होते हैं। ये आघातवर्ध्य होते हैं। आघातवर्ध्य होते हैं, अर्थात इन्हें पीटकर पतले चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इनकी शीट्स बना सकते हैं। इन्हें पीटकर पतले चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। और पांचवा लिखेंगे, ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, सोनोरस। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, अर्थात ये प्रतिध्वनि पूर्ण होते हैं, अर्थात इन पर चोट करने पर ये घंटी के समान ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये घंटी के समान ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
ठीक है। गुड मॉर्निंग लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो अगर मैं ये बताऊं आपसे कि धातु की विशेषता में इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, तो इन्हीं पॉइंट्स को अगर आप विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो आपको अधातु की विशेषताएं या गुणधर्म मिल जाएंगे। अधातु की विशेषताएं, विशेषताएं या गुणधर्म। जब तक मैं अधातु की विशेषताएं या गुणधर्म लिखूं, तब तक आप जो है प्रत्येक में से सभी व्यक्ति यहां पर जो है सभी लोग एक एक धातु का उदाहरण लिखें। फटाफट सभी लोग एक एक धातु का उदाहरण लिखें। तब तक मैं यहां पर लिख देता हूं। ये विभिन्न रंगों के होते हैं। विद्युत एवं ताप के कुछ चालक होते हैं। तन्य नहीं होते। आघातवर्ध्य नहीं होते। ये देखिए, O2 बिल्कुल नहीं है। सोनम O2 धातु नहीं है ना। O2 धातु नहीं है। सिल्वर लिखा शिवांगी ने, सही है। सोडियम लिखा है रेनू ने, सही है। सिल्वर मुस्कान ने लिखा है, सही है। ठीक है। आयरन, मैग्नीशियम और सिल्वर लिखा है रेनू ने, सही है। रामजन्म ने लिथियम, सिल्वर। ब्रोमीन नहीं है, ब्रोमीन धातु नहीं है, नहीं। ठीक है। मरकरी धातु है, ठीक है। तांबा एल्युमिनियम है, सही है। मेटल में आयरन, सिल्वर, गोल्ड। अशोक ने लिखा, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये सारे जो है वो धातु हो गए। ठीक है। इस प्रकार से कई धातु के उदाहरण आपको मिलेंगे। अब देखिए, यहां पर मैंने ऊपर में जब धातु के गुणधर्म लिखे थे, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये चमकीले होते हैं, तो इसमें लिख दिया वे विभिन्न रंगों के होते हैं। बाकी जितने भी आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, सभी को उल्टा कर देंगे, है ना। सभी को उल्टा कर देंगे तो आपको अधातु की विशेषताएं मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप अधातु की विशेषताएं भी लिख लीजिए फटाफट। धातु की विशेषताएं, अधातु की विशेषताएं। जी बिल्कुल सही है करिश्मा। सोमनाथ आपका भी सही है। ठीक है। चलिए, अधातु की विशेषताएं लिख लीजिए।
जी बिल्कुल, अधातु में आप ये सारे नाम डाल सकते हैं। अधातु में आप सिलिकॉन डाल सकते हैं, सिलिकॉन नहीं डाल सकते, सिलिकॉन नहीं डाल सकते, सिलिकॉन को अधातु नहीं बोलेंगे। ठीक है करिश्मा, बाकी आपने जो लिखा है कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ये जितने हैं ये सारे अधातु। क्लियर है। अब इनके अलावा अगर हम देखें तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम उपधातु कहते हैं। तो उपधातु के विषय में लिखें ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो धातु और अधातु के बीच के जो धातु और अधातु के बीच के गुणधर्म बीच के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, है ना। यानी कि पूर्ण रूप से ताप या विद्युत के अगर सुचालक नहीं है तो पूर्ण रूप से कुचालक भी नहीं है। ठीक। जहां तक तन्यता का सवाल है, तन्यता कुछ हद तक प्रदर्शित करते हैं लेकिन ज्यादा तन्य नहीं होते। अगर हम उनके सोनोरस होने की यानी कि प्रतिध्वनि उत्पन्न करने की बात करें तो मोस्टली तो प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं ही करते हैं। ठीक है, कुछ में हल्का सा इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है। और जहां तक सवाल है इनके आघातवर्ध होने की यानी इनको पीट कर आप कह सकते हैं कि पतले चद्दर के रूप में जो है वो या शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से उपधातु के बारे में अगर हम बात करें तो उपधातु को लेकर ये चीजें आपको याद रखनी होगी कि इनमें धातु और अधातु के बीच के गुण पाए जाते हैं। इनमें धातु और अधातु के बीच के गुण पाए जाते हैं। जैसे कि यहां पर बात कर सकते हैं आप उदाहरण स्वरूप, आप बात कर सकते हैं सिलिकॉन की, जर्मेनियम, बोरॉन आदि, है ना। ये अलग अलग तरीके के उपधातु हैं जो कि आपको प्रकृति में मिल जाएंगे। क्लियर है। तो तीन तत्वों की बात हमने की, तीन तत्वों को आप इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अभी नीचे एक नोट लिखेंगे, नीचे एक नोट लिख लीजिए फटाफट। लिखेंगे अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंटीमनी, टेलेरियम, जर्मेनियम, पोलोनियम, ये सारे क्या है, उपधातु है, मेटलॉइड है। चलिए नीचे लिखेंगे अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। 118 है, जिनमें से 98 प्राकृतिक तत्व, जिनमें से 98 प्राकृतिक तत्व तथा 20 मानव निर्मित तत्व,
98 प्राकृतिक तत्व तथा 20 मानव निर्मित तत्व हैं। इनमें से कुछ तत्व जो प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, इनमें से कुछ तत्व जो प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, कॉमा प्राकृतिक रूप से पाए जाने से पहले, प्राकृतिक रूप में पाए जाने से पहले या प्राकृतिक रूप में खोजे जाने से पहले, ऐसा कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप में खोजे जाने से पहले, प्राकृतिक रूप में खोजे जाने से पहले खोजे जाने से पहले प्रयोगशाला में बना लिए गए थे। अधिकतर तत्व अधिकतर तत्व ठोस है, अधिकतर तत्व ठोस है, लेकिन 11 तत्व अधिकतर तत्व ठोस है, लेकिन 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं। कमरे के तापमान पर गैस है। वहीं दो तत्व पारा एवं ब्रोमीन, वहीं दो तत्व पारा एवं ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। पारा एवं ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। ठीक है। जी प्रांशी, ओके। केमिस्ट्री के लिए आप क्लास 9th और क्लास 10th की जो बुक है ना, उसको अच्छे से करें।
क्लास 9th में जो चैप्टर्स केमिस्ट्री के दिए हैं और क्लास 10th में जो चैप्टर्स केमिस्ट्री के दिए हैं, उनको ही अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं। अच्छे से पढ़ने का मतलब मेरा ये है कहने का कि आप उनको जो भी उसमें उदाहरण दिए हैं उसको ध्यान से पढ़ें, बॉक्सेस में जो चीजें दी गई हैं उनको भी ध्यान से पढ़ें, इवन उदाहरण के स्वरूप जो रिएक्शंस दिए गए हैं उन रिएक्शंस को भी ध्यान से पढ़ें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में या किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा उत्प्रेरक सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न अगर बने तो उसको आप वहां से जो है वो टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखें। तो यहां पर समझ में आ गया, पारा और ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन ये दो जो है ना, Hg एंड Br, ये पारा हो गया, ये ब्रोमीन हो गया। ये जो दो हैं ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, और बाकी जो है वो क्या है, ठोस हैं ज्यादातर, और 11 जो है वो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ऐसा करके आप इनको याद रख सकते हैं। ओके, अब यहां से एक तो चीज हमें पता चल गई तत्व के बारे में। अब ये जो दूसरा पार्ट है इसको हम बोलेंगे यौगिक, है ना। यौगिक कैसे कहेंगे, तो टॉपिक डाले यौगिक। यौगिक किसे कहेंगे, कंपाउंड। लिखे, यौगिक पदार्थों का वह रूप है, यौगिक पदार्थों का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व दो या दो से अधिक तत्व जिसमें दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, रासायनिक संयोजन करके दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोजन करके, जी सरस्वती जी, वो भी अधातु है। दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक संयोजन करके जुड़ते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है वो लिख लें, तथा ये तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं। तथा एक नए पदार्थ को उत्पन्न करते हैं। मतलब यौगिक जो है उसमें आप ये कह सकते हैं कि कभी भी वो अकेले तत्व के आधार पर नहीं काउंट होगा। जब भी किसी यौगिक की बात करेंगे तो वहां पर आपको हमेशा एक, दो या दो से अधिक तत्व जो है वो मिलेंगे। ठीक है, ये तो आपका यौगिक का हो गया। अब यौगिक में आप दो तीन चीजें और देख लें। एक तो लिखेंगे किसी भी यौगिक को वापस उसके घटकों में
किसी भी यौगिक को वापस उसके घटकों में तोड़ने के लिए भी किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया का तोड़ने के लिए भी किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया की सहायता लेनी पड़ती है। किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया की सहायता लेनी पड़ती है। किसी अन्य रासायनिक अभिक्रिया की सहायता लेनी पड़ती है। एक मिनट बस समय दे। जी देखिए, सरस्वती, आवाज मेरी आ रही है अभी तक? ओके। तो मैं ये कह रहा था, जो आप कह रहे हैं, सरस्वती का एक यहां पर प्रश्न है, उस प्रश्न का मैं आंसर दे देता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। सरस्वती ने कहा कि आयोडीन जो है वो अधातु है या धातु है। आयोडीन अधातु है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि आयोडीन चमकीला होता है और अधातु चमकीला नहीं होता। देखिए, किसी भी पदार्थ के या आप कह सकते हैं तत्व के अधातु होने के लिए ये जो गुणधर्म है आवश्यक नहीं है। ये अधातु के लिए बोल रहा हूं, धातु में सारी चीजें आएंगी, लेकिन अधातु के लिए आवश्यक नहीं है कि ये सारी चीजें एक साथ हों। किसी भी अधातु में उसमें से कुछ चीजें जो है वो नहीं भी हो सकती है, और या फिर इनमें से कुछ ही हो सकती हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम ऐसे अधातु मिलेंगे आपको जिसमें कि सभी गुणधर्म उसके आ रहे हों, है ना। कुछ कुछ एक आध अपवाद भी आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए जो है उस नजरिए से ना देखते हुए बाकी की चीजें जो देखते हैं उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ज्यादा गुणधर्म किसके हैं। ज्यादा गुणधर्म अधातु के तो अधातु ही होगा, ठीक है। तो यौगिक में जो सबसे प्रमुख चीज है जिस पर हमें यहां पर क्या करना है, जिस पर हमें बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है वो कार्य करना है, वो है क्या कि यौगिक में निश्चित अनुपात में तत्व मिलते हैं। जैसे आपने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, एक एटम कार्बन का है, 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो ये क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। जैसे आपने कहा H2O, वाटर कहा, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 2:1 के अनुपात में। जैसे आपने अमोनिया कहा NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है 1:3 के अनुपात में। जैसे आपने कहा H2SO4, इसमें 2 से अधिक तत्व हैं और इसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन जो है वो 2:1:4 में, है ना, 2:1:4 में जो है वो
रासायनिक संयोजन के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो एक तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक जिसके भी हम फॉर्मूले लिख सकते हैं, है ना, वो सारे के सारे क्या हैं, यौगिक हैं। इस तरीके से एक तो देख लिया। और दूसरा कि अगर आपको इन्हें अलग भी करना है तो इनके अलग के लिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसीय तत्व हैं, रूम टेम्परेचर पर ये गैस रूप में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों के जब संयोजन को यहां हम देखते हैं तो उस संयोजन के द्वारा ये एक नए पदार्थ यानी जल का निर्माण कर रहे हैं। और वो जो जल है वो लिक्विड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि गैसीय रूप में थे, इन्होंने मिलकर एक यौगिक बना लिया। अब अगर हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है, यानी जल के ये जो दो घटक हैं इनको अलग करना है, तो हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया होगी। और हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया करके जो है उनको आप अलग कर सकते हैं। धन्यवाद लक्ष्मण। कोशिश करिए अगर आप लाइव क्लास में आ पाए तो हम हमारी आपस में इस तरीके से मैसेजेस के जरिए बात भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको समय नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हैं अगर, तो देखिए, और कोई भी समस्या हो तो आप बताएं, है ना, फिर उसका आंसर किया जाएगा। ओके, चलिए, यौगिक, यौगिक के बारे में ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, जो कृत्रिम सूर्य की बात कर रहा है चाइना, उसको लेकर अब कई सारे मसले हैं। थोड़ी लंबी वार्ता हो जाएगी करिश्मा, ठीक है, तो किसी फुर्सत वाले दिन इस पर चर्चा करते हैं, या मैं इसको लेकर कुछ और दूसरी तरीके से भी आपको बताता हूं। ठीक है, लेकिन अभी जो है अपने इस क्लास पर फोकस कर लेते हैं, फटाफट चीजों को खत्म करते हैं ना, एग्जाम नजदीक है। लक्ष्मण अपना नंबर लिख दीजिए, इस पर अपना नंबर लिखिए यहां पर। ठीक है, चलिए, तो मैंने ये कहा आपसे कि यौगिक जो है वो एक निश्चित अनुपात में बन रहे हैं। अब जो यौगिक है इनमें आपको बताया कि ये दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से यौगिक होते हैं? तो एक कार्बनिक यौगिक होंगे और दूसरे अकार्बनिक यौगिक होंगे। तो उसको भी लिखते हैं यहां पर। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखेंगे जिन यौगिकों का मुख्य घटक, जिन यौगिकों का मुख्य घटक कार्बन होता है। जिन यौगिकों का मुख्य घटक कार्बन होता है, जिन यौगिकों का मुख्य घटक कार्बन होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं।
उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो जहां भी कार्बन और हाइड्रोजन साथ में आएंगे इनको कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। अभी आप ये कह सकते हैं कि क्या हम CO2 को कार्बनिक यौगिक कहेंगे? CO2 को तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम कहें कि CH4 है तो ये कार्बनिक यौगिक है ना। CH4 यानी मीथेन और CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बनिक नहीं है, लेकिन CH4 जो है वो कार्बनिक है। तो कार्बनिक होने के लिए कार्बन की आवश्यकता तो है, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ होना चाहिए उसके साथ। अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं तो वो बनाएंगे जो भी यौगिक, उनको आप बोलेंगे कि वो कार्बनिक यौगिक है। अगर हमने कहा है कि C6H12O6 है, ठीक है, तो ये जो है C6H12O6 ये एक कार्बनिक यौगिक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं CaCO3 बोलेंगे तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन है, लेकिन इसको हम कार्बनिक यौगिक नहीं बोलेंगे। और C6H12O6 यानी ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो इनको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इनको हम बोलेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक होने के लिए ये दो गुणधर्म आवश्यक है। कार्बन मुख्य घटक होना चाहिए और कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो तो आप उसे बोलेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर दूसरा लिख लेंगे, अकार्बनिक यौगिक क्या है फिर? अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जिनका मुख्य घटक कार्बन नहीं है। वे यौगिक जिनका मुख्य घटक वे यौगिक जिनका मुख्य घटक कार्बन नहीं है। वे यौगिक जिनका मुख्य घटक कार्बन नहीं है। विशेषतः जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है। विशेषतः जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि चट्टानों, खनिजों आदि से प्राप्त पदार्थ। चट्टानों, खनिजों आदि से प्राप्त पदार्थ
देखिए, यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक, जो मैं परिभाषा आपको बताई मैंने, परिभाषा बताने के पीछे सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद है कि आप चीजों को जानें। क्योंकि जब मेरे पास प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स के, कई बार जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ ऑफलाइन में, तो वहां पर मैंने ये महसूस किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, उनको इस विषय में पता ही नहीं है कि यहाँ पर कार्बनिक और अकार्बनिक का मतलब क्या है ना। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है हमारे लिए ये बताना, खासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो कि विज्ञान पृष्ठभूमि के नहीं है, जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है इस चीज को जानना। अभी जैसे पीछे कुछ स्टूडेंट्स के प्रश्न मैंने देखे थे, तो उसमें जो है इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि किसको हम क्या कहें, है ना। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी आपकी, उसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए, उससे आपको आसानी हो जाती है काफी। ठीक है, आप में से जितने ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिनकी पृष्ठभूमि विज्ञान विषय की है, निश्चित रूप से उन्हें पता होगा, ये मुझे पूरी तरह पता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप पेशेंस रखकर इन चीजों को देखें, क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है। जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, मुस्कान लिखें, वे यौगिक जिनका मुख्य घटक कार्बन नहीं है तथा विशेषतः जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज जो लिखेंगे वो लिखेंगे मिश्रण। मिश्रण को बोला मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक तत्व जब दो या दो से अधिक तत्व अनिश्चित अनुपात में ही अनिश्चित अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोजन के मिलाए जाएं, बिना किसी रासायनिक संयोजन के मिलाया जाए, जिससे संघटकों के रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन न हो, जिससे संघटकों के रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन न हो, तथा सामान्य भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सामान्य भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा जिनके संघटकों को, एक मिनट,
हेलो। हाँ जी, सॉरी, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। ओके, तो मिश्रण की बात कर रहे थे। मिश्रण में हमने बोला कि दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, अधिक तत्व मिलेंगे बिना किसी निश्चित अनुपात के। बिना किसी निश्चित अनुपात के। तथा, नहीं, तथा नहीं लिखिए, बिना किसी निश्चित अनुपात के संयोजित होंगे। तथा तत्वों के, तत्व नहीं, रासायनिक संघटकों के, तथा संघटकों के रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन नहीं होगा। तो उसे मिश्रण कहेंगे। धन्यवाद करिश्मा, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो जब आप चीजें समझ जाएंगे तो चीजें अपने आप ही आसान हो जाएगी। चलिए, तो मैंने बताया मिश्रण, मिश्रण क्या है, अकार्बनिक यौगिक क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब मिश्रण को दो पार्ट में मैंने बताया था। दो पार्ट कौन से बताए थे? एक तो बताया था समांगी मिश्रण, एक बताया था मैंने समांगी मिश्रण, या फिर बताया था जिसको हम बोलेंगे होमोजेनस, है ना? क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण को जो है वो होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है भाई? तो लिखेंगे आप, जब जब किसी मिश्रण के घटक, जब किसी मिश्रण के घटक एक दूसरे से इस प्रकार मिले हों, एक दूसरे से इस प्रकार मिले हों कि पूरा का पूरा मिश्रण समरूप दिखाई दे। पूरा का पूरा मिश्रण समरूप दिखाई दे तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब आपने घर में बहुत सारे समांगी मिश्रण देखे होंगे, है ना? आजकल गर्मी का दिन है, आप पानी में नींबू और चीनी का घोल, है ना, इस तरीके से बना के पूरी तरीके से घोल बना देते हैं। वो क्या है? वो समांगी मिश्रण है, क्योंकि आप जब शीशे के ग्लास में उसको डालते हैं तो ऊपर से नीचे तक एक समान ही दिखाई देता है। ठीक, तो वो समांगी मिश्रण हो गया। हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हमारे चारों ओर वायु है, एयर है, उस एयर को आप समांगी मिश्रण बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर
जो गैसें हैं वो विभिन्न अनुपात में उपस्थित हैं। आपको निश्चित अनुपात उनका नहीं पता है, लेकिन वहां जो भी गैसें उपस्थित हैं उनके आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये गैस है या ये गैस है या ये गैस है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सब कुछ एक समान है, समरूप है, इसलिए वो क्या है, समांगी मिश्रण है। लेकिन यही दूसरी ओर जब आप बात करते हैं तो आप बात करते हैं असमांगी मिश्रण की। जो उदाहरण मैं बता रहा हूं, इस तरीके के उदाहरण आप आपस में भी ढूंढ सकते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर, असमांगी मिश्रण। लिखे अच्छा, हाँ, मिक्सचर का एग्जाम्पल बताया तो आपको। मिक्सचर का एग्जाम्पल जो है उसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं कि एयर, मैंने आपको बताया भी कि एयर जो है वो क्या है, मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, मिश्रण का एग्जाम्पल है। चलिए असमांगी मिश्रण का लिखेंगे। असमांगी मिश्रण का लिखिए। लिखिए ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से पूरी तरह मिले नहीं रहते, जिसमें उसके घटक एक दूसरे से पूरी तरह मिले नहीं होते, तथा मिश्रण में अलग अलग दिखाई देते हैं। उसे असमांगी या विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपने जो है उदाहरण के तौर पर एक मिश्रण बनाया, जिस मिश्रण में आपको दिखाई क्या दे रहा है कि सपोज क्या, रेत एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण। ठीक है, तो रेत एवं लोहे के चूर्ण का जो मिश्रण है इसको आप क्या बोलेंगे, असमांगी मिश्रण बोलेंगे। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, मुझे बहुत हंसी आई थी जब क्लास में एक बच्चे ने खड़े होकर ये उदाहरण दिया था। उसने कहा कि सर मिक्सचर जो है, आप मिक्सचर समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो जो नमकीन हम लोग खाते हैं, ठीक है, पैकेट वगैरह में मिलता है, खुला भी मिलता है। ठीक है, तो लड़के ने खड़े होकर कहा कि सर वो मिक्सचर जो है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि वो तो हम लोग मिक्सचर के नाम से ही जानते हैं, वहां पर होमोजीनस या हेट्रोजीनस नहीं लिखा होता। ठीक है, तो सर वो क्या होगा, होमोजीनस हो गया, हेट्रोजीनस होगा। मतलब मन किया कि कूट दूं वहीं पर, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि ये समझने वाली चीज है कि जो शब्द आया है मिक्सचर, है ना, मिक्सचर जो शब्द आया है उसके लिए वो क्यों आया है, इसलिए क्योंकि कई अलग अलग तरीके के पदार्थ जो है वो मिला दिए गए हैं। हालांकि वहां पर तत्व नहीं है, वहां पर
अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं जिन पदार्थों को मिलाया गया है, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, कोई निश्चित अनुपात नहीं है, मिला दिया गया है। और मिलाए जाने के बावजूद भी हम उसमें से जिन जिन पदार्थों को मिलाया है उनको अलग अलग देख पाते हैं, है ना, उनको अलग अलग देख पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, अपने आप में ये महत्वपूर्ण है कि जब आप इन चीजों को अलग अलग देख पा रहे हैं, जब आप घटकों को अलग अलग देख पा रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, असमांगी या विषमांगी मिश्रण होगा, है ना, असमांगी या विसमांगी मिश्रण होगा, विसमांगी मिश्रण होगा। ठीक है, तो इसको आप इस फॉर्म में याद रखें। ठीक है, असमांगी या विसमांगी मिश्रण, हेट्रोजिनस मिक्सचर जो है वो इस रूप में आपको याद रखना है। जब मिश्रण के घटक मिश्रण में अलग अलग दिखाई दे तो उसे आप असमांगी या विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। उदाहरण के लिए रेत एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण, क्या करेंगे, रेत एवं लोहे के चूर्ण का जो मिश्रण है उसकी बात आप करेंगे। ठीक है, जैसे सरस्वती ने एग्जाम्पल दिया है कि चीनी और रेत का मिश्रण कर दे, चीनी या बालू का मिश्रण कर दे, निश्चित रूप से वो भी विसमांगी मिश्रण ही होगा। तो ये मिश्रण के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, हम लोगों ने यौगिक के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने, हाँ बिल्कुल 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 करिश्मा, चावल रेत मिला दिया, है ना। और इतना ही नहीं है, मैं तो विसमांगी मिश्रण तब भी बोलूंगा, कल मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप ग्लास में पानी ले लेते हैं और ग्लास में पानी लेने के बाद आपने उसमें चीनी डालना शुरू किया, चीनी को घोलना भी शुरू किया, लेकिन एक समय के बाद जो चीनी के कण हैं वो पूरी तरीके से घुल नहीं पाएंगे, और जब घुल नहीं पाएंगे तो आप कहेंगे कि वो विसमांगी मिश्रण हो गया, विसमांगी मिश्रण हो गया, है ना। क्योंकि अब जो मिक्सचर बना है, जो घोल बना है, वो एक समान नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए अब कई सारे विसमांगी मिश्रण के तो कई सारे उदाहरण जो है वो यहां पर मिलने लगे हैं। सोमनाथ, शिवांगी, बिल्कुल सही एग्जाम्पल्स हैं आपके। ठीक है, सही उदाहरण है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने बात कर ली मिश्रण की है जी, बालू और पानी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो विसमांगी मिश्रण है। ओके, अब ये बात कर ली अगर आपने, तो अब इससे आगे चलते हैं जरा और कुछ चीजें और देखेंगे, मिश्रण के अंतर्गत ही उनको देखेंगे। अब इसमें हम बात करते हैं नए तरीके के मिश्रण की, जिसको हम यहां पर बोलेंगे विलयन। और आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो मैं आपको कराने जा रहा हूं, अब इनमें बहुत खासा आपको जो है वो ध्यान रखना होगा। विलयन, सॉल्यूशन, विलयन यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, अब विलयन क्या है भाई, तो आपने कहा कि दो या दो से ज्यादा पदार्थ हैं और उनको एक साथ कुछ इस तरीके से मिलाया गया कि वो एक समांगी मिश्रण के रूप में दिखाई दे। ठीक है, जो एक समांगी मिश्रण के रूप में दिखाई दे तो उसको आप क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। सामान्य रूप से आपको यह याद रखना है कि जब भी जिस चीज को भी आप, जब भी किसी पदार्थ को विलयन बोल रहे हैं तो उसमें से एक जो पदार्थ होगा वो निश्चित रूप से लिक्विड होगा, वो निश्चित रूप से द्रव होगा, दूसरा पदार्थ द्रव या ठोस कुछ भी हो सकता है। मतलब एटलीस्ट एक चीज जो है उसको क्या होना पड़ेगा, लिक्विड होना पड़ेगा, तो विलयन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आप परिभाषा लिखें दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण,
दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे विलयन। ठीक है, तो मैंने एक चीज आपको यहां पर बताई कि विलयन जब होगा तो इसमें सामान्यतः एक पदार्थ जो होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा, और जो दूसरा पदार्थ होगा वो ठोस या द्रव कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जो विलयन होगा वो विलयन ठोस रूप में भी हो सकता है या फिर गैसीय रूप में भी हो सकता है। तो यहां पर आप विशेषताओं में, गुणधर्म में आप ये भी लिख सकते हैं, विशेषता में एक तो विशेषता ये है, सबसे महत्वपूर्ण तो परिभाषा के तौर पर आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। लेकिन इस विशेषता में एक चीज आप और ध्यान रखेंगे, और वो ये है कि विलयन में एक तो कणों में समांगिकता होगी, और दूसरा ये किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी रूप में पाए जा सकते हैं। तो विशेषता में आप लिखेंगे विलयन किसी भी भौतिक अवस्था, विलयन किसी भी भौतिक अवस्था, किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। जो भी समांगी मिश्रण दिख रहा है उसको आप विलयन बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब इसमें जैसे उदाहरण लिया कि मान लीजिए वायु है, ये वायु जो है वो गैसीय रूप में विलयन के रूप में है ना, गैसीय रूप में ये विलयन है। ठीक है, वायु जो है वो गैसीय रूप में विलयन है, इस रूप में आप देख सकते हैं उसको। या फिर अगर हम कहें कि मिश्र धातु है कोई, अलॉय है कोई, तो वो अलॉय क्या होगा? मिश्र धातु या अलॉय क्या होगा? ठोस रूप में विलयन है। तो ऐसे भी उदाहरण है हमारे पास जहां पर हम, ऐसे भी उदाहरण है हमारे पास जहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की? विलयन की बात कर रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन किसी भी रूप में हो सकते हैं। बाकी अगर आप कहें कि नींबू पानी आपने बना लिया, नींबू पानी बना लिया, तो ये जो नींबू पानी है ये क्या है? द्रव रूप में विलयन है। तो कुछ भी ऐसी चीज जहां पर समांगिकता दिखाई दे रही है उसको आप बोल सकते हैं कि क्या है? विलयन है। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जब किसी विलयन की बात करते हैं तो विलयन के हमेशा दो भाग होते हैं, है ना? विलयन के हमेशा दो भाग होते हैं। विलयन के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक तो वो होता है जो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है और जो थोड़ी मात्रा वाले पदार्थ को क्या कर रहा हो? मिला रहा हो। तो विलयन के दो भाग, विलयन के दो भाग हैं। इनमें से पहला कौन है? विलयन के दो भाग में जो पहला होता है इसको कहा जाता है विलायक। विलायक है ना, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। विलायक का क्या काम है? तो कहा विलायक का काम है घोलना, अपने अंदर क्या करना? घोलना। तो जो विलायक होता है, जो सॉल्वेंट होता है,
ये क्या करता है, घोलने का काम करता है ना। जो दूसरे पदार्थ को घुला ले। जो दूसरे पदार्थ को क्या करे, घुला ले, उसको क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। यानी कि विलयन का वो घटक जो दूसरे घटक को मिला लेता है। और जैसा मैंने बताया कि इसमें विलायक की मात्रा हमेशा क्या होगी, विलयन में विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी, तभी वो क्या करेगा, दूसरे घटक को अपने अंदर घुला पाएगा। इसलिए यहां पर हमें विलायक को हमेशा ज्यादा महत्व देना है। जैसे जी रेणु उदाहरण दे रही है कि पानी और चीनी का जो घोल बनाया है उसमें पानी सॉल्वेंट है, पानी जो है वो विलायक है, निश्चित रूप से वो विलायक होगा। और जो दूसरा होता है, जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा विलेय, वो होगा विलेय होगा, वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट लिखेंगे विलेय, सॉल्यूट, सॉल्वेंट तो लिख लिए थे, सॉल्यूट। ठीक है, वह घटक जो दूसरे घटक में घुल जाए, वह घटक जो दूसरे घटक में घुल जाए। ठीक है, तो जो भी दूसरे घटक में घुल जाएगा उसे आप क्या बोलोगे, सोल्यूट बोलोगे, है ना। तो अभी जो उदाहरण हमने लिया था उस उदाहरण में जैसे पानी और चीनी का घोल लिया तो उसमें जो चीनी होगा वो सोल्यूट होगा, क्योंकि चीनी जो है वो घुल रहा है और पानी जो है वो उसे घुला रहा है। विलेय जो है उसकी मात्रा कम होती है, विलायक जो होता है वो उसकी मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपने अंदर घुला रहा है। तो इस तरीके से विलयन के जो दो भाग हैं, विलायक और विलेय, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर आप देखें कि विलयन जो होगा इसमें ठीक है, ठीक। तो कोई भी विलयन अगर आप बना रहे हैं, आपने कोई भी विलयन बनाया तो वो विलयन क्या हो सकता है, विलयन जो है वो सांद्र हो सकता है और विलयन जो है वो विरल हो सकता है। यानी विलयन की अपनी एक सांद्रता होती है। तो अगर हम विलयन के सांद्रता की बात करें, विलयन की सांद्रता, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी विलयन में विलेय की जितनी ज्यादा मात्रा होगी विलयन उतना ज्यादा सांद्र होगा, है ना। विलेय की मात्रा, तो विलयन की सांद्रता जो है वो हमेशा किस चीज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विलयन की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, विलयन की सांद्रता जो है, इसमें आप बोलेंगे कि विलयन की सांद्रता, विलयन की जो सांद्रता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलेय की मात्रा, यानी किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, विलयन उतना ज्यादा सांद्र होगा। विलेय की मात्रा बढ़ाएंगे सांद्रता बढ़ जाएगी, विलेय की मात्रा घटाएंगे सांद्रता घट जाएगी। अब यहां पर मैं आपको ऐसे बताता हूं कि विलेय की मात्रा बढ़ाना आसान है। विलेय की मात्रा को निकालने के लिए फिर आपको किसी न किसी भौतिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो अगर विलयन की सांद्रता को कम करना है तो उसमें, विलयन की सांद्रता को कम करना है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें विलायक की मात्रा को बढ़ा देंगे। विलयन की सांद्रता कम करने के लिए विलायक की मात्रा को बढ़ा देंगे। विलयन की सांद्रता ज्यादा करने के लिए विलेय की मात्रा को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से विलयन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा या फिर डाइल्यूट हो जाएगा। और जो विलयन की सांद्रता है ना, विलयन की जो सांद्रता है, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये सांद्रता, विलयन की जो सांद्रता है, ये सांद्रता एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो किस चीज को बताता है, ये बताता है विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा के अनुपात को। विलेय की मात्रा और विलयन की मात्रा के अनुपात को, और या फिर आप कह सकते हैं कि जो विलयन की सांद्रता है, जो विलयन की सांद्रता है, ये होगा क्या चीज, ये होगा विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, इस वाले से आप थोड़ा सा अगर रिलेट करेंगे तो विलेय की मात्रा बढ़ेगी तो विलयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, विलायक की मात्रा बढ़ेगी तो विलयन की सांद्रता घट जाएगी, है ना। बहुत स्पष्ट रूप में इसको समझा जा सकता है, इसमें हमें कोई भी किसी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। जब भी हम कहेंगे कि विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा ज्यादा है तो विलयन होगा सांद्र, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, सांद्र विलयन, या फिर जिसको आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा ये अधिक होना चाहिए किससे, विलायक की मात्रा से, है ना। और अगर हम बोलते हैं तनु विलयन, तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, इसमें विलेय की मात्रा जो है वो विलायक की मात्रा से कम है, विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम है, इसको आप बोलेंगे तनु विलयन। ठीक है, दो तरीके से विलयन को बताया, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको बताया कि विलेय की मात्रा कम हो जाएगी विलयन विलायक की अपेक्षा, कॉन्सेंट्रेटेड में बताया कि विलेय की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विलेय और विलायक में। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि कुछ विलयन ऐसे भी होते हैं
जिनको आप सैचुरेटेड बोलते हैं और कुछ को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब आप लिखेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन है ना, टर्म लिखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, जब भी आप बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो इसका सीधा मतलब होता है कि कोई भी विलायक जो है ना, उसकी अपनी एक क्षमता होती है। वो विलायक क्या करेगा, एक लिमिटेशन तक या एक आप कह सकते हैं कि सीमा तक ही विलेय को पूर्ण रूप से अपने अंदर घुला पाएगा और सॉल्यूशन को यानी कि मिक्स जो विलयन है उसको समांगी रख पाएगा, है ना, उसको समांगी रख पाएगा। ऐसे में जब आप बोलते हैं कि संतृप्त विलयन है तो ये कहते हैं कि कोई भी विलयन संतृप्त तब कहा जाएगा जब किसी दिए हुए तापमान पर उसमें विलयन की ये विलेय की जो है वो अधिकतम मात्रा घुली हुई हो। उस मात्रा से जैसे ही ज्यादा होगा विलेय की मात्रा तो आप बोलेंगे कि वो अब विलेय घुल नहीं पाएगा उसमें और वो विलेय दिखाई देने लगेगा, वो विलेय अलग से दिखाई देने लगेगा। या फिर अगर सपोज क्या लिक्विड लिक्विड का ही आपने विलयन बनाया है तो उसमें एक निश्चित मात्रा के बाद विलेय की जो मात्रा है वो कई बार विलयन की मात्रा से भी अधिक होने लगेगी। तो आप लिखेंगे संतृप्त विलयन में लिखें किसी निश्चित तापमान पर, जब किसी निश्चित तापमान पर, जब किसी निश्चित तापमान पर जब किसी निश्चित तापमान पर विलेय की अधिकतम मात्रा विलयन में घुली हो, विलयन में घुली हो तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। किसी दिए गए तापमान पर विलयन में विलेय की अधिकतम घुली मात्रा। इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, किसी दिए गए तापमान पर यदि विलयन में, ऐसा लिखते हैं। यदि विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो
उसे संतृप्त विलयन कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई विलयन संतृप्त हो गया तो संतृप्त होने के बाद उसमें और ज्यादा नहीं मिला सकते, है ना। संतृप्त होने के बाद उसमें और ज्यादा जो है वो नहीं मिला सकते, किसको, विलेय को, है ना। तो उसको आप बोलते हैं कि ये संतृप्त विलयन है। अब संतृप्त विलयन अगर आपने नाम ले लिया तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद में रखना है कि जो विलेय है उसकी घुलनशीलता विलयन के तापमान पर निर्भर करती है ना। उसकी घुलनशीलता किस पर निर्भर करती है, विलयन के तापमान पर निर्भर करती है। और इसको मैं कुछ इस तरीके से बताना चाहूंगा आपको। देखिए, मान लीजिए आपको चीनी और पानी का घोल बनाना है। आपने पानी लिया, आपने ठंडा पानी लिया, है ना। आपने ठंडा पानी लिया और उस ठंडे पानी में चीनी को घोलना शुरू किया। चीनी को घोलने के लिए आपको उस पानी में लगातार, जब चीनी आपने डाला हो तो उस पानी को लगातार इस तरीके से स्टर करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, ठीक है। अब एक दूसरा काम करते हैं, हम लेते हैं थोड़ा सा गर्म पानी और उस गर्म पानी में चीनी को डालते हैं। इस बार भी आप चीनी को घोलने के लिए हिला रहे हैं, लेकिन जब एक साथ ये प्रक्रिया करें, मतलब एक गिलास में ठंडा पानी ले, एक गिलास में गर्म पानी ले, दोनों में एक एक चम्मच चीनी डालें और उसके बाद दोनों को जो है वो इस तरीके से स्टर करना शुरू करें, चम्मच की सहायता से मिलाना शुरू करें। आप देखेंगे कि जो गर्म पानी में चीनी है वो जल्दी घुल जाएगी और जो ठंडे पानी में चीनी है वो थोड़ा अधिक समय लेगी। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि किसी भी विलयन का जो तापमान है वो उस तापमान में विलेय किस तरीके से घुल पाएगा उसकी घुलनशीलता को प्रदर्शित करता है। तो यहीं पर आप नीचे लिखेंगे, संतृप्त विलयन जहां लिखा है वहीं पर आप नीचे लिखिए कि संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ, संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा इस तापमान पर विलेय की विलायक में घुलनशीलता कहलाती है। विलेय की विलायक में घुलनशीलता कहलाती है। विलेय की विलायक में घुलनशीलता कहलाती है। नीचे नई लाइन से एक चीज और लिखें किसी दिए गए विलायक में समान ताप पर, किसी दिए गए विलायक में समान ताप पर भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता, समान ताप पर भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है।
ठीक है। तो एक तो आपको यह बताया कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव विलेय की घुलनशीलता में विलेय की घुलनशीलता को परिवर्तित करता है। ये बहुत सामान्य है, आप सभी चीजें जानते हैं, बस जिस समय आ जाएगा उस समय सोचना नहीं पड़ेगा आपको, एकदम ध्यान से आप अगर चीजों को देख रहे हैं तो ठीक है। तो एक तो आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जल्दी घुलेगा, देरी से घुलेगा, ये आपको निश्चित हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि विलायक के एक ही तापमान पर, विलायक के किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित ताप पर भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न विलेयों की घुलनशीलता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। विलेयों की घुलनशीलता वो विलायक के तापमान पर निर्भर करेगी, है ना, कि वो कितनी जल्दी घुलेगा। और अगर एक ही तापमान पर विलायक को रखते तो उसमें एक विलेय की घुलनशीलता दूसरे विलेय की घुलनशीलता से भिन्न होगी। ठीक है, इस तरह की चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी होगी कि कैसे प्रभाव पड़ रहा है तापमान का। ठीक है, अभी इसके बाद अगर हम देखें और यहां पर लिखना चाहें एक दूसरे विलयन के बारे में, इसको हम बोले असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस विषय में क्या कहा जाता है कि जब भी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता के स्तर से कम हो, यानी अधिकतम मात्रा से कम हो, क्योंकि संतृप्त जब बोला तो उसका मतलब हो गया कि वो अपने अधिकतम मात्रा पर है। इसको वैसे ही ठीक समझें जैसे कि आप में से जो भी आप लोगों की डाइट हो, उस डाइट के हिसाब से आपने कहा कि भाई हम 4 चपाती खा सकते हैं रात के खाने में, या 3 खा सकते हैं या 2 खा सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपको भूख कितनी है ना। तो उसकी एक लिमिट फिक्स हो गई आपकी। ठीक है, सामान्य जो भूख की स्थिति होती है, सपोज किया कि उसमें आप 4 चपाती खा पाने में सक्षम है, तो आपकी जो अधिकतम, आपका जो कोटा है अधिकतम, वो कितना है? वो है 4 चपाती का, है ना। 4 के बाद जब कोई देगा तो 5वीं के लिए आप मना करेंगे कि नहीं नहीं अब नहीं, पेट भर गया। ठीक, तो उस तरह की स्थिति क्या हो गई कि वहां पर आप हो गए संतृप्त, वहां पर आप हो गए सैचुरेट। लेकिन अगर आपने 3 चपाती ही खाई है तो अभी 1 की गुंजाइश है। अगर आपने 2 खाई है तो 2 की गुंजाइश है कि अभी आप 2 और खा सकते हैं या 1 और खा सकते हैं। तो जब भी किसी विलयन में और विलेय घोल पाने की संभावना हो तो वैसे विलयन को क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं। या फिर सीधे अगर टेक्निकल भाषा में बोले, तकनीकी भाषा में बोले, तो ये कहेंगे कि अगर किसी विलयन में विलेय की जो मात्रा है
वो अपनी अधिकतम मात्रा से कम है, उसमें जितनी उसकी अधिकतम मात्रा घुल सकती है उससे कम मात्रा है, तो आप उस विलयन को असंतृप्त विलयन बोलेंगे। सो सिंपल सी चीज में लिखता हूं, जब विलेय, है ना, यहां लिखें, जब विलयन में विलेय अपनी अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित है। जब विलयन में विलेय अपनी अधिकतम मात्रा से कम मात्रा में उपस्थित हो, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलेंगे। ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बोलेंगे। ठीक है, अब यहीं से एक नई चीज आपको मिलेगी। अब इन नई चीजों के बारे में आप में से वही व्यक्ति, मुझे उम्मीद है कि जान रहे होंगे, जिन्होंने साइंस में ये चीज पढ़ी होगी या जिनका साइंस बैकग्राउंड होगा और उन्होंने भी ध्यान से केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उनको ये इन चीजों की परिभाषा पता होगी। अदरवाइज दूसरों के लिए मैं यही कह सकता हूं कि उन्हें शायद इस विषय में न पता हो। ठीक है, तो अब मैं जो बात करने जा रहा हूं जिस चीज की, उसे हम बोलते हैं निलंबन। उसे हम क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। निलंबन या सस्पेंशन। निलंबन या सस्पेंशन। ठीक है, लिखे, ऐसा विषमांगी विषण ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें ठोस कण जिसमें ठोस कण द्रव में जिसमें ठोस कण द्रव में जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित हो जाते हैं। जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित, परिक्षेपित का मतलब होता है डिस्पर्स, यानी कि बिखरे हुए से, है ना, परिक्षेपित हो जाते हैं, उन्हें या उसे निलंबन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। निलंबन में विलेय पदार्थ के कण निलंबन में विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। निलंबन में विलेय पदार्थ के कण
विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। निलंबन में विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, वरन विलायक में तैरते रहते हैं। तैरते रहते, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, यहां पर उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं पानी में मिट्टी का घोल। या वाटर और क्ले का सॉल्यूशन। तो वाटर और क्ले के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? वाटर और क्ले के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि ये निलंबन की स्थिति में है। बालू के कण जो कि जल में निलंबित रहते हैं निश्चित रूप से, लेकिन बालू के कण का क्या है कि चूंकि रेत भारी होती है, इसलिए रेत थोड़ी देर के बाद क्या होती है, नीचे बैठ जाती है। लेकिन मिट्टी का कण, हालांकि मिट्टी का कण भी नीचे बैठ जाता है, जो भारी कण होगा वो नीचे बैठ जाता है, लेकिन जो हल्के कण है वो भी मिट्टी में तैरते रहते हैं और पानी में तैरते रहते हैं। और इस वजह से जो पानी है वो थोड़ा सा गंदा दिखाई देता है, वो गंदला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इस निलंबन की प्रक्रिया के कारण जो विलेय पदार्थ है, यानी कि जो ठोस कण है, वो क्या होते हैं, वो तैरते हुई अवस्था में रहते हैं। इसी का एक दूसरा रूप है, मतलब निलंबन के से अलग हटकर एक और रूप हम देखते हैं, वो है कोलॉइड। कोलॉइड। अब कोलॉइड क्या है इसको देखते हैं जरा। तो लिखेंगे ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदृश ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से पूरे विलयन में फैले होते हैं। जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से विलयन में फैले होते हैं। जिसमें कण विलयन के सदृश समान रूप से विलयन में फैले होते हैं। समान रूप से विलयन में फैले होते हैं। उन्हें समान रूप से विलयन में फैले होते हैं, उन्हें कोलॉइड कहते हैं। निलंबन की अपेक्षा कोलॉइड में कणों का आकार कोलॉइड में कणों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है।
अपेक्षाकृत छोटा होता है, जिससे जिससे विलयन समांगी मिश्रण के रूप में दिखाई देता है। जिसमें विलयन समांगी मिश्रण के रूप में दिखाई देता है, परंतु वास्तविकता में वो विषमांगी होता है। तो कोलॉइड विषमांगी मिश्रण होता है, और इस विषमांगी मिश्रण के उदाहरण में जैसे आप लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, सामान्यतः कई बार पूछा भी गया है। जैसे हम दूध की बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, एक मिनट, अरे यार, ठीक है। तो कोलॉइड जो होता है वह विषमांगी मिश्रण होता है, परंतु समांगी मिश्रण की तरह प्रतीत होता है। परंतु समांगी मिश्रण की भांति प्रतीत होता है। परंतु समांगी मिश्रण की भांति प्रतीत होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कोलॉइड। इसे हम क्या बोलते हैं? कोलॉइड बोलते हैं। तो इसका उदाहरण जो है, जैसा मैंने दिया था, इसका उदाहरण आप लिखेंगे दूध। उदाहरण आप लिखेंगे दूध। दूध जो है वो कोलॉइड का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है। तो ये जो निलंबन और कोलॉइड है, इनको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि कोलॉइड की बात अगर आप करेंगे तो इसमें मिश्रण तो समांगी दिखाई देगा, प्रतीत होगा, लेकिन वो वास्तविकता में विषमांगी होगा, असमांगी होगा, और निलंबन तो है ही असमांगी, इसमें तो दिखाई ही दे रहा आपको। तो ये दोनों चीजें आप डिफरेंशिएट करके रखेंगे, और आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे की चर्चा करेंगे। इससे आगे की चीजों को जो है वो हम बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इससे आगे की चीज आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।